सॉइल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी? सॉइल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मृदा संरचना की बात करेंगे। मृदा के प्राथमिक कण, कौन से कण? मृदा के प्राथमिक कण सामान्यतः अकेले नहीं रहते बल्कि अन्य पदार्थों के साथ में ये चिपके रहते हैं, एक संरचना का निर्माण करते। क्या करते हैं? एक संरचना का ये क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं, जिसे मृदा संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। कहीं पर गोल संरचना हो जाती है, कहीं प्लेटी हो जाती है, कहीं प्रिज्मी हो जाती है। कुल मिला के यह संरचना जो है अपने आप में महत्व रखती है कि किस मृदा की जो संरचना है वह किस प्रकार की होती है। मृदा संरचना बहुत मायने रखती है, यानी कि सॉइल बेसिस, यानी मैं बात करूं कि मृदा अगर फसल उत्पादन की दृष्टि से देखे तो मृदा संरचना का विशेष महत्व माना गया है। मतलब यदि अगर आपको प्रैक्टिकली अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे बेस्ट किसे माना गया है, या सबसे बेस्ट या सबसे अच्छा किसे माना गया है, तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा मृदा संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर। यानी हमें कृषि उत्पादन की दृष्टि से यदि देखना है तो सॉइल स्ट्रक्चर का विशेष महत्व है। सॉइल स्ट्रक्चर के भी अगर अंदर हम जाएंगे तो जैसे चने की बात करूं तो ढलेदार मृदा सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके बाद में एक संरचना आती है क्रम्बी संरचना। कैसी आती है? क्रम्ब का मतलब क्या? कि जो मृदा का कण होता है वो इस टाइप से, और एक मृदा का कण जो है इस टाइप से चिपका होता है, यानी कि बीच में यहां पर क्या होती है? एयर होती है। इसको बोलते हैं क्रम्बी संरचना, क्रम्बी स्ट्रक्चर। यानी कि इसके अंदर जब यहां पर एयर फिलअप हो जाती है तो उत्पादन होता है, और प्लांट की जो जड़ें होती है तब इससे निकलती है प्लांट की जड़ें, तो जड़ों को यहाँ पे श्वसन के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, जिससे प्लांट ग्रोथ अच्छे से करता है। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि उस स्ट्रक्चर में यदि आपका यानी कि वायु, और एक क्या है? वायु के अलावा एयर के अलावा आपका क्या है? वाटर है। अगर एयर का रेशो 25% है और इस 25% का 50% से कम अगर हो जाता है तो प्लांट अपनी ग्रोथ को रोक देता है और प्लांट जो है उत्पादन नहीं कर पाएगा। हाँ, गोपाल शर्मा जी आप स्वस्थ हो गए, इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने स्वास्थ्य का और भी ध्यान रखना, अभी एकदम मत करना। बहुत अच्छी बात है, आप बैकअप हो गए हैं और स्वस्थ हो गए हैं। भगवान से मैं प्रार्थना ही करता हूं कि कोई भी बीमार ना हो, और वो भी ऐसी स्थिति में जब हमारी एग्जाम हमारे सामने हो, तो भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। ठीक है। आप सभी को भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखो, मृदा संरचना का महत्व इसलिए है कि हम किस रूप में देखते हैं। अगर मृदा संरचना को मैं बात करता हूं तो इसके दो रूप है। क्या बता रहा हूं मैं? इसके दो रूप है, प्रकार नहीं पढ़ा रहा हूं अभी मैं रूप पढ़ा रहा हूं। देखो, प्रकार अलग होते हैं, टाइप्स अलग होते हैं, और रूप इसके अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सिंगल ग्रेन, यानी कि सिंगल ग्रेन की मैं बात करूंगा। एक बात करूंगा तो मेसिव सॉइल या सिंगल ग्रेन, यानी कि सिंगल मृदा कण जब अलग अलग या चिपके नहीं होते। क्या नहीं होते? चिपके नहीं होते, एक सिंगल कण होता है कोई सा भी, तो उसे मैं सिंगल ग्रेन बोलूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, पूछता है कि मेसिव सॉइल कहां पाई जाती है। हमसे क्वेश्चन पूछता है कि मेसिव सॉइल जो होती है वो कहां पाई जाती है, और हमें समझ में ही नहीं आता है कि मेसिव सॉइल ये क्या है, प्रकार आ गया। तो याद रखना कि धान के खेत में इसे धान के खेत में पाई जाती है। मेसिव ग्रेन का मतलब होता है मृदा कण। मृदा कण जब आपस में चिपके रहते हैं तो उसे मेसिव ग्रेन कहते हैं। और यहां इन दोनों को याद रखना, ये दोनों जो है यानी कि क्या है? रूप है। किसके? मृदा संरचना के रूप है। मृदा संरचना के रूप अलग है। मृदा संरचना के अगर मैं बात करूं कहने का टाइप, तो वो अलग आएंगे। तो हमको यहां सिर्फ दो ही चीज याद रखना,
दो ही चीज याद रखना, सिंगल ग्रेन और एक क्या है, मेसिव सोइल। मेसिव सोइल स्पेशल रूप से कहां पाई जाती है, आपको पूछ ले तो धान के खेत में पाई जाती है। और धान के खेत में यदि कण आपस में चिपका है, कण आपस में चिपके हैं, तो पौधे, धान का जो पौधा है, धान का पौधा यहां पर एयर नहीं होती, यानी कि यहां जो O2 को ग्रहण करता है, O2 को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो इसकी जड़ों में क्या पाया जाता है, एरेनकाइमा। क्या पाया जाता है, एरेनकाइमा पाया जाता है। तो एरेनकाइमा से, यानी कि विशेष प्रकार की सेल होती है एरेनकाइमा, जिससे वह पानी के द्वारा, किसके द्वारा, H2O के द्वारा ऑक्सीजन को लेता है। जबकि सामान्यतः दूसरी जगह अगर बात करूं तो क्रम्ब सोइल होती है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वहां से ऑक्सीजन को लेते हैं। मृदा संरचना के प्रकार। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप। लेकिन रूप क्या है, सिंगल ग्रेन और मेसिव सोइल, वहां उसके रूप माने गए हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप। इसके टाइप इंपॉर्टेंट हैं। कृषि में इनकी अगर इंपॉर्टेंटता की बात में करूं तो गोलाकार संरचना, यानी कि क्या बोलूंगा, स्फेरिकल। यह जो प्रकार है, पहला प्रकार इसका आया है गोलाकार संरचना। आपको पूछेगा, सीधा सा याद रखना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बोले गोलाकार संरचना होती है। यह सोइल यानी मृदा संरचना का एक प्रकार होता है। सबसे पहला तो ये सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना है, यह अपने आसपास के सभी कणों को स्पर्श करता है। क्या करता है, अपने आसपास के जो कण होते हैं इसको क्या करता है, स्पर्श करता है। इस तरह से ये संरचना बनाता है, स्पर्श करता है, जिसका आकार 1 से 10 मिलीमीटर, क्या बोला है, कुछ बुक में बोला है कि बोले 1 से लेके 10 मिलीमीटर होता है, या बोल दूं या बोलूंगा 2 सेंटीमीटर होता है। 2 सेंटीमीटर का मतलब ही क्या होता है, 20 मिलीमीटर होता है। क्या होता है, 20 मिलीमीटर से अधिक नहीं होता। मतलब आपको 20 ज्यादा से ज्यादा, मतलब वैसे तो याद क्या रखना है, 1 से 10, लेकिन 20 मिलीमीटर से अधिक नहीं करना है, यानी इससे छोटा कण इसका माना जाएगा। यह मृदा संरचना के ए हॉरिजॉन्ट में पाई जाती है। कौन से, ए हॉरिजॉन्ट में पाई जाती है। अभी हमें पढ़ाऊंगा आगे, सोइल प्रोफाइल पढ़ाऊंगा, ए हॉरिजॉन्ट क्या होता है, बी हॉरिजॉन्ट क्या होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ जब यह मृदा संरचना रंध्र युक्त होती है, लेकिन जब ये मृदा संरचना कैसी हो जाती है, रंध्र युक्त हो जाती है। कौन सी, स्फेरिकल टाइप की जो मृदा संरचना है, जब यह रंध्र युक्त हो जाती है तो रंध्र युक्त होने के कारण इसे क्रम्ब बोला है। क्या बोला है, क्रम्ब बोला है। और जब बहुत सारी संरचना हो जाएगा तो उसको मैं क्रम्बी स्ट्रक्चर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, इसको कहीं कहीं पे क्रम्बी भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। एक ही बात है, क्रम बोल दूं या क्रम्बी बोल दूं। क्रम्बी का मतलब उन्होंने विस्तृत रूप से उसको बता दिया, यानी कि क्रम संरचना होती है। और क्रम संरचना जो होती है, मान लो कोई गोलाकार कण है, क्या है, कोई गोलाकार कण है, लेकिन वो गोलाकार कण कैसा है, वो इस तरह से हो गया, और यहां पर ऐसे वो बन गया, लेकिन उसने बनाई तो संरचना गोल ही बनाई है। ये संरचना तो गोल बनाई है, लेकिन बीच में उसने क्या रख लिया, एयर रख ली, यानी कि बीच में हवा वो अपने आप को फिलअप कर लेता है। और इसके बीच में जब हवा आ जाती है तो इस संरचना को क्या बोला है, उनने क्रम्बी स्ट्रक्चर बोला है। लेकिन क्रम्बी स्ट्रक्चर जो होता है वह स्फेरिकल के अंतर्गत आता है, यानी स्फेरिकल में जब हवा को पील कर दूंगा, किसको, स्फेरिकल प्लस हवा, यानी मैं बोल सकता हूं, ये बोल दूंगा स्फेरिकल प्लस जो एयर है, अपने अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं स्फेरिकल, और जो एयर है तो बराबर में इसको बोल दूंगा क्रम्बी संरचना। क्या बोलूंगा, इसको क्रम्बी संरचना, इसको मैं बोलूंगा। ठीक है, ये हम बोल देंगे। तो इस तरह से अगर बात करूं तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि स्फेरिकल प्लस एयर जब आपस में जुड़ जाता है तो उसको हम क्रम्बी संरचना के रूप में डिफाइन करते हैं। सोइल साइंस से कम 10 से 12 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और आर्यो के अलावा अगर मैं बात करूं कि आरएचओ को छोड़ दो, तो आरएचओ को अगर मैं छोड़ दूं तो यहां पर 10 से 12 और 15 क्वेश्चन भी जाने की संभावना होती है, क्योंकि सोइल साइंस जो होता है हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। 3 या 4 मेजर पार्ट होते हैं इसका। पहला हम सोइल साइंस के रूप में देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं खाद के रूप में, तीसरा हम देखते हैं उर्वरक के रूप में।
मतलब ये 3 मेजर पार्ट के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। और चौथा अगर मेन्यूर की बात कर दूं मैं, यानी खाद्य पदार्थ की बात कर दूं, तो इन 4 पार्ट को अगर बात करूं तो इसमें इसको डिफाइन किया गया है, जिसमें इसके पोषक तत्व भी ले लिए 17 पोषक तत्व। 17 पोषक तत्वों में से कुछ तत्वों को पढ़ना होता है। यानी कि अगर ऑल ओवर बात करूं तो सोइल साइंस अपने आप में मायने रखता है 10 नंबर का। आप ऑल ओवर अगर बात करूं तो 10 नंबर इसके कहीं भी नहीं जाते हैं। 10 नंबर इसको ले दे के किसी भी रूप में, या तो सिंपल बेसिक एग्रीकल्चर के रूप में पूछ लेगा, या फिर इसको पूछ लेगा बिल्कुल अपने सोइल साइंस के अकॉर्डिंग पूछ लेगा। यानी कि क्वेश्चन जो बनते हैं वो 2 अकॉर्डिंग बनते हैं। एक तो जैसे मैं बात करूँ कि सॉइल टेस्टिंग के पिता कौन है, तो एमएल ट्रंक है। ट्रंक यानी कि जीवान, आपने क्या जीवान, और टेस्ट किससे करते हैं हम, जीवान से ही करते हैं। गांव में यानी कोई अगर लड़कियां सुन रही हो या गांव में हाँ लड़कियां हैं अगर, तो लड़कियां क्या करती है, मैंने देखा है, मतलब ये रियल चीज़ है। हमारे घर भी सिस्टर वगैरह क्यों तो गेहूं बिनती है ना, तो गेहूं को साफ करती, शादी का कार्यक्रम आ जाता है, गाँव में एक अलग ही माहौल होता है। तो जब गेहूं बिनते है ना, तो गेहूं में से क्या निकालना रहता है, कंकड़, मिट्टी और कचरा निकालना होता है कुछ जिसको बोलते हैं। तो वो निकालते तो कंकड़ भी उठा के फेंक देती है, कचरा होता वो भी फेंक देती है। लेकिन जब मिट्टी आती ना तो मिट्टी फेंकती नहीं है, मिट्टी वो खा लेती है। पता नहीं क्या इतना अच्छा टेस्ट होता है। लेकिन रियल बताऊं, उस मिट्टी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती है, इतने अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को फायदा ही करते हैं। मतलब अच्छा भी होता है। लता ने किया होगा शायद, लता और मीनाक्षी जी जो हाँ ये रियल फैक्ट है। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर हम वो सोइल को खाते हैं ना, तो आप खुद ऑब्जर्व करो ना कि कितने सारे पोषक तत्व जो हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम चला जाता है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत मात्रा में हमें फायदा दे जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में तो हमारे अंदर की बॉडी के जो आहार नाले वहां नुकसान करता है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये हम एग्रीकल्चर के रूप में अगर देखें तो ये मृदा के जो कण है, इसमें क्रमबद्ध संरचना आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ूं। आप याद रखना ये रंध्र युक्त है, तो हम कैसे कर लेंगे याद, ये कई बुकों में नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं कि भाई हमको याद करने का तरीका क्या है। स्पेरिकल प्लस एयर को जोड़ दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रमबद्ध संरचना हो जाएगी। अब देखेंगे दूसरा, पट्टी संरचना। इसकी पट्टी संरचना 1 से 10 मिलीमीटर तक होती है, यानी 0.1 से 1 सेंटीमीटर में बोल दूंगा। वही किसके बराबर, यानी कि स्पेरिकल जो है उसके बराबर इसकी संरचना को रखा गया है। यह संरचना आर्द्र मृदाओं में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आर्द्र मृदा यानी कि नमी युक्त मृदा, यानी जहां पे ह्यूमिडिटी अच्छी होती है, उन जगहों पर यह मिट्टी पट्टी के रूप में, प्लेट के रूप में जमा हो जाती है। अब तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरी संरचना बात करूं तो स्तंभाकार या प्रिज्मेटिक। यहां संरचना शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में, देखो अब यहां स्तंभाकार आया तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यह पाई जाती है। में क्ले मृदा के ये किस में पाई जाएगी, बी होरिजोन, बी संस्तर में पाई जाएगी या बी होरिजोन में पाई जाएगी। जबकि स्पेरिकल जो था उसे याद रखना वो ए होरिजोन में पाया जाएगा। जबकि अगर प्रिज्मेटिक की बात करूं तो ये बी होरिजोन में पाई गई है। जबकि पट्टी संरचना का कहीं वर्णन नहीं किया है। पट्टी संरचना का इसलिए हम देखेंगे कि आर्द्र मृदाओं में की जाएगी। देखो मैंने तो ऐसे याद किया है, पट्टी का मतलब क्या होता है, पट्टी आपने स्कूल में बचपन में पट्टी लाके हम लिखते हैं, है ना, चाक से लिखते थे, पेन से लिखते थे, बड़ा अजीब। आज तो क्या है, आज बच्चे का जन्म होता है ना, उसको कलम पकड़ना सिखा देते हैं, स्केच, ड्राइंग, बहुत सारी चीजें होती। लेकिन हमारे टाइम पे जो स्कूल पढ़ा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि इसे बेसिक तरीके से ही याद करना पड़ता है। तो हम जब स्कूल जाते थे तो पट्टी दे देते थे, तो वो हम पट्टी को जब ज़्यादा खराब हो जाती थी तो उसको क्या कर देते थे, गीला कर लेते थे, है ना। कभी कभी तो यहाँ से थूक का भी यूज़ कर लेते थे जब छोटे बच्चे थे तब, और उसको मिटा देते थे कैसे भी। या फिर जाएंगे टंकी के पास, पानी लाएंगे, उसको पूरी पट्टी को धो लेते और फिर ऐसे करके हम अपनी पट्टी को सुखाते थे। कहने का मतलब पट्टी के ऊपर रिलेशन जो मैंने बताया है वह बताया है पानी का। अगर आपको पट्टी संरचना आ जाए तो आपको याद करना है आर्द्र। आर्द्र का मतलब क्या होता है, ह्यूमिक, यानी कि नमी की स्थिति में। किसकी स्थिति में, पट्टी संरचना नमी की दशा में पाई जाती है। लेकिन जबकि प्रिज्मेटिक जो होता है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यह विशेषता हमको याद रखनी होगी, क्योंकि हमको सीधा सा क्वेश्चन इनसे जो पूछता है, सबसे पहला तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन मृदा संरचना
का प्रकार है। तो पहले तो प्रकार की इंपॉर्टेंट, फिर प्रकार के अंदर स्फेरिकल का पूछना है कि भाई उसमें क्रमवी संरचना आती है, सबसे बेस्ट संरचना मानी गई है। इसके बाद में इसमें जो स्फेरिकल है उसका जो आकार होता है 1 से 10 मिलीमीटर होता है और 20 मिलीमीटर से अधिक नहीं होता। प्रिज्मेटिक जो मतलब आई है, तो प्रिज्मेटिक की क्या विशेषता है, यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि प्लेटी जो है आर्द्र दशा में पाई जाती है। स्फेरिकल जो है वो ए होरिजोन में पाई जा रही है, जबकि प्रिज्मिक जो होती है वो बी होरिजोन में पाई जा रही है। किसमें? बी होरिजोन में पाई जा रही है। तो ऐसे हमको याद इसको रखना ही है कि भाई यह बी स्तर में पाई जा रही है। इन कर्णपुंजों का आकार 10 से 100 मिलीमीटर या 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को मैं बोलूंगा 150 मिलीमीटर, क्या बोलूंगा 150 मिलीमीटर तक होता है स्तंभाकार संरचना। यह घास वाली मृदाओं में, आपके महावीर में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। जो महावीर बुकलेट है उस महावीर बुकलेट में 4500 क्वेश्चन है, उसमें इसको पूछ लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन है कि स्तंभाकार संरचना घास वाली मृदाओं में देखने को मिलती है। जहां घास की मृदा पाई जाती है, यानी कि मोलिसोल आर्डर के अंदर भी घास वाली मृदाओं को रखा गया है। तो घास वाली मृदा जहां देखने को मिलती है वहां पे प्रिज्मेटिक या स्तंभाकार संरचना पाई जाती है। और हम तो जानते हैं घास कैसे होता है, इस तरह से उगा होता है, प्रिज्म मतलब कि कैसा होता है, इस तरह से स्तंभाकार ही होता है। जैसे स्तंभ खड़ा है तो हमको याद रखना है स्तंभाकार जो होता है, यह संरचना कहां पाई जाती है? स्तंभाकार घास वाली मृदाओं में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में घास के बड़े बड़े मैदान हैं, आप जानते ही हो। जैविक खेती में भी ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान आता है देश में। अच्छा खासा उनने जैविक प्रोडक्ट उत्पाद कर रखा है, जैविक खेती जो है उसका नाम चलता है। तो ऐसे ही घास के मैदानों में भी ऑस्ट्रेलिया का नाम चलता है। अब देखेंगे खंडित संरचना यानी कि ब्लॉकी। अब क्या है ब्लॉकी? इनमें कर्णपुंजों का आकार 5 से 50 मिलीमीटर या 0.2 से 0.8 सेंटीमीटर होता है। 0.2 का मतलब क्या है? मतलब 20 से लेके 80 मिलीमीटर। ये आपको दो डाटा क्यों लिखा मैंने कि भाई एक तो ये लिख दिया, एक ये लिख दिया। भाई अलग अलग बुकों में अलग अलग डाटा दिया गया है, लेकिन जब एग्जामिनर पूछता है तो वह ऐसा डाटा देता है कि उसके आसपास दूसरा डाटा उपलब्ध ना हो। हाँ, बिल्कुल। अब यहां पर क्या है, इसकी संरचना एक बुक में ये दे रखी है, एक बुक में ये दे रखी है। लेकिन अगर दोनों को कॉम्बिनेशन करें तो यहां पर देखो 5 से लेके 50 है, यहां 20 से लेके 80 है। तो मैं इसको अगर बात करूं 5 से लेके 80 मिलीमीटर के बीच में इसका आकार जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। मृदा संरचना का संबंध मृदा कणों की व्यवस्था से है। कांटवा का 290 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मृदा संरचना का संबंध मृदा कणों की व्यवस्था से है। किसकी? मृदा जो कण है इसकी व्यवस्था से लिया गया है। यानी कि व्यवस्था कैसा कि व्यवस्था के रूप में कैसे जमे हैं। किसी के खेत में मृदा संरचना गोलाकार आ गई, किसी के खेत में प्लेटी प्रकार की आ गई, किसी के खेत में यानी कि प्रिज्मेटिक प्रकार की आ गई, किसी के खेत में ब्लॉकी प्रकार की संरचना आ गई। तो ये मृदा संरचना की जो व्यवस्था है, इसको यानी मृदा कणों की जो व्यवस्था है उसी को ही मृदा संरचना कहा गया है। अब देखेंगे मृदा संरचना का सबसे अच्छा विकास। अगर मृदा संरचना की मैं बात करूं तो इसका सबसे अच्छा विकास घास, स्थायी घास आच्छादित मृदा में होता है। मतलब ऐसी मृदा जहां पर घास आच्छादित हो, यानी कि घास बिछा हुआ हो, घास ज्यादा मात्रा में हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के जो मैक्सिमम क्षेत्र है वहां पर घास है अभी भी, और उनके पास बहुत जो जमीन का रेशो है, जमीन का रेशो अगर बात करूं तो प्रति व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के पास प्रति व्यक्ति 43 हेक्टेयर जमीन है। मतलब एक व्यक्ति को अगर वहां जमीन बांटी जाए तो 43 हेक्टेयर जमीन आती है। कितनी ज्यादा जमीन आती है? मतलब वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर क्या है, जनसंख्या मतलब बहुत कम, मतलब कि कहने का मतलब खेत के हिसाब से या वहां के जियोग्राफिकल क्षेत्र के हिसाब से वहां की जनसंख्या कम है ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए एक व्यक्ति को अगर जमीन बांटे तो 43 हेक्टेयर जमीन आती है। मतलब उन लोगों के पास में 1000 2-2 हजार हेक्टेयर जमीन है किसी के पास।
अब वह इतनी जमीन को कैसे जुताई करता है, तो मशीनीकरण का प्रयोग करता है और आधुनिक खेती करता है। इसीलिए यहाँ पर आधे से ज्यादा जो जंगल है वह घास के मैदान के रूप में है। जब आग लगती है ना तो यहाँ के जंगलों की आग को रोक नहीं पाते हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि घास आच्छादित जो मृदा होती है उसमें मृदा संरचना है जो बेस्ट मानी गई है, बेस्ट रूप से। और हमने तो अभी पढ़ा ही है, अभी हमने सीधा सा पढ़ा है प्रिज्मेटिक जो प्रकार हमने पढ़ा है, वहां प्रिज्मेटिक प्रकार की संरचना घास वाली मृदाओं में ही पाई जाती है। स्पेशल हमको याद उसको करना है, ठीक है। प्राथमिक कण की बात करें तो प्राथमिक कण क्या होते हैं, क्ले होते हैं, सिल्ट होते हैं और सेंट होते हैं। मृदा आकार के अध्ययन को क्या कहते हैं, यदि मृदा का क्या है, मृदा साइज, यानी कि क्या बात करूं मैं, सोइल साइज जो है इसके अगर स्टडी की जाए, सोइल साइज स्टडी की जाए तो उसके अंदर को जियोडेसी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, जियोडेसी के अंतर्गत रखा गया है। इसके पहले हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था हमने पेडोलॉजी, एक हमने पढ़ा था पेडोलॉजी। तो आप जियोडेसी जो है वो पेडोलॉजी, लेकिन पेडोलॉजी जो है इसमें मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, यानी कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को जानने के लिए पेडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और इसकी मृदा आकार को अगर देखेंगे तो जियोडेसी का अध्ययन किया जाता है। जबकि अगर बात करूं एडेफोलॉजी, एडेफोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मृदा प्लस फसल का क्या संबंध होगा, यानी उस पर कौन सी फसल उगाई जाएगी, उसके अध्ययन को हम एडेफोलॉजी कहते हैं। जैसे काली मृदा में कपास का उगाना, यह डिसाइड करता है एडेफोलॉजी। ठीक, आगे बढ़ो तो याद रखना, मृदा आकार या सोइल साइज की अगर मैं बात करूं तो उसको हम बोलेंगे जियोडेसी। क्या बोलेंगे, जियोडेसी। मृदा घनत्व, सोइल डेंसिटी की मैं बात करता हूं। मृदा घनत्व या सोइल डेंसिटी, मृदा के इकाई आयतन की स्थिति को ही मृदा घनत्व कहते हैं। अब हमें तो इसे समझना नहीं है, बोले भाई क्या बोलना चाह रहे हो, हमको तो परिभाषा समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, नहीं आ रही है तो परिभाषा जब अगर समझ में नहीं आए तो सीधा सा अगर मैं फंडा बात करूं कि यदि मैं इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाता हूं और वो स्ट्रक्चर बना के आपको मैं देता हूं, तो ये जो है एक तरह से ये मान लो कि घनत्व डेंसिटी है, यानी कि ये एक चौकोर मैंने बना रखा, ये एक आयतन है। क्या है ये, अगर इसके अंदर अगर जो खाली चीजें हैं उसको अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, उसके अंदर आयतन है। ठीक है, तो आयतन, और इतने आयतन के अंदर यदि मैं क्या भर दूं, देखो आयतन को मैं कहां लिखूंगा, आयतन को मैं लिखूंगा नीचे। अगर इतने ही आयतन के अंदर, यानी कि जो भी आयतन लिया है 1 मीटर स्क्वायर का ले लिया हमने, कुछ भी जो भी ले लिया 1 मीटर क्यू का ले लिया, आयतन को क्या लेते हैं, मीटर क्यू, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई में ये जो हमारा आयतन को नीचे लिख दिया, और इस आयतन में मैं क्या कर देता हूं, यहां से ऊपर से इसमें मिट्टी भर दूंगा। तो मिट्टी भरने पर ये कैसा दिखाई देगा, ये फिल हो गया। तो मिट्टी भरने के बाद जब ये फिल हो गया तो इतने आयतन में कितना भार आया, तो भार किसके आया, आयतन के ऊपर हमने क्या रखा, भार रखा। कहने का मतलब उसे हम मृदा घनत्व कहते हैं। और घनत्व, और इसको अगर मैं इस तरह से बना दूं, क्या बना दूं, घन बना दूं, ये क्या बना दिया मैंने, घन। हम गांव में यूज करते हैं ना, लोहार यूज करता है, यानी कि जो लोहारी का काम करते हैं वह इसको यूज करते हैं, तो इसको क्या बोला गया, फिर घन बोला गया। तो ये घन जो है इसका जब प्रयोग किया जाएगा तो हमें याद रखना है, नीचे आयतन हमेशा याद रखना और ऊपर भार याद रखना, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोलर में क्वेश्चन पूछ लिया सिर्फ इसके मात्रक का और कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ इसके मात्रक का क्वेश्चन पूछ लिया था, उस पर मैं अब चर्चा करता हूं। अब यहां अगर हम देखेंगे तो यहां देखो क्या बोला है, मृदा के इकाई आयतन, इकाई आयतन यानी एक कुछ भी आयतन हम मान लेंगे, कुछ भी आयतन मान सकते हैं, सेंटीमीटर मान सकते हैं, मिलीमीटर मान सकते हैं, किलोमीटर यानी कि मीटर मान सकते हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं।